नमस्ते, सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान किस प्रकार से निर्मित हुआ, उसकी क्या भूमिका है और कैसे भारतीय आधुनिक भारत के इतिहास के पश्चात हम जब देखते हैं कि किस प्रकार से परिस्थितियां बनी और हमारा भारत का एक विस्तृत लिखित संविधान निर्मित हुआ, तो इससे संबंधित विभिन्न नियमों का, उसकी विशेषताओं को आइए हम आज जानते हैं, जिससे बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय संविधान के विकास का थोड़ा सा संक्षिप्त में इतिहास जानते हैं। तो हम जानते हैं कि 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय हुई और अंग्रेज़ ने जब बंगाल पर विजय प्राप्त की तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसना आरंभ किया और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए और वो सारे जो एक्ट हैं वो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। अब चूँकि कानून एक लिखित दस्तावेज होता है जिससे एक बड़ी व्यवस्था को संचालित करने में आसानी होती है। तो जब हम जानते हैं कि प्लासी का जो युद्ध हुआ आपका, यहाँ पे देख रहे हैं कि 1757 में पहली विजय, फिर दूसरी, उसके बाद बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में उसने जीता और फिर इसके पश्चात सबसे पहला जो कानून रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी का बुलाते हैं। और इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है, जैसा कि इसमें उल्लेख किया गया। प्रथम में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में यह ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला महत्वपूर्ण कदम के रूप में हम देख सकते हैं। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। अब तक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अनुसार से करती थी, अब यहाँ पर जो संसदीय नियंत्रण जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो धीरे धीरे इसमें इन्वॉल्व हुआ और उसके माध्यम से पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई कि अब जो कंपनी है वो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य भी कर सकते हैं। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन का भी नींव रखा गया। किसके द्वारा? तो ये जो फर्स्ट यानी कि 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट है। इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इस अधिनियम द्वारा बंगाल के जो गवर्नर जनरल होते हैं, तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया और मुंबई तथा मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर था उसके अधीन मुंबई तथा बंगाल का मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन रखा गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। तो ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। इस एक्ट के तहत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 मुख्य सदस्य होते थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप में करते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और इस उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जो सबसे पहला मुख्य न्यायाधीश था, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, वो था एलिजा एम्पे। तो एलिजा इम्पे और अन्य 3 न्यायाधीश था जिसमें चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। तो इसके तहत चौथा पॉइंट पे हम ध्यान रख सकते हैं कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। अब जो कंपनी के कर्मचारी हैं यानी कि एम्प्लॉय हैं, वो अपना पर्सनल बिजनेस या पर्सनल व्यापार नहीं कर सकता और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत नहीं ले सकता, ये बैन कर दिया गया। 5वां पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया एक पद, मतलब एक सिस्टम, और उसके माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने लगा। इससे भारत में इसके राजस्व यानी कि जितने टैक्स वगैरह रिवेन्यू है वो, और नागरिक मामलों में एंड उसके अलावा सैन्य मामलों में, इन 3 की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। यानी कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत की व्यापार और राजनीतिक अधिकार जो दिए गए, सारी चीज़ें प्रबंधन का, उन सब का रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। किसके माध्यम से? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट को सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया। अब आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी में। तो रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों क्षेत्र के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। यानी कि जो कलकत्ता का गवर्नमेंट रहेगा, सरकार रहेगा, वो बंगाल के लिए भी, बिहार और उड़ीसा के लिए भी गवर्नमेंट कानून बना सकता है। और इसके बाद आता है 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन
का आरंभ हुआ। और इस दोहरी प्रशासन में क्या हुआ, तो इसमें पहला तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि व्यापारिक मामलों के लिए जिम्मेवार होता था, और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, तो नाम से ही स्पष्ट है, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि जो एक तरह से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, जो बिजनेस वगैरह या फिर जो व्यापारिक चीज़ें हैं उसको डायरेक्ट करने के लिए। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, कंट्रोल से आप ध्यान रख सकते हैं कि राजनीतिक मामलों को कंट्रोलित करने के लिए, उसको राजनीतिक मामलों को सुलझाने के लिए, उसको देखने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बना दिया गया, यानी कि नियंत्रण से संबंधित। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए। तो ये इस एक्ट का विशेषता है कि इसमें दोहरे प्रशासन का व्यवस्था रखा गया। और फिर आता है हमारा 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। तो 1793 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम है, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व में से देने का व्यवस्था किया गया, कि जो इन लोगों का जो पेमेंट रहेगा, व्यवस्था वो किससे आएगी, वो फंड कहाँ से आएगा, तो जो भारतीय राजस्व है, जो टैक्स वगैरह जो इंडियन रीजन से जो प्राप्त होगा उसके माध्यम से दी जाएगी। आता है नेक्स्ट 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, तो इसकी मुख्य विशेषता है कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि जो कंपनी का अधिकार था व्यापार करने का इंडिया के रीजन में, उसको 20 वर्षों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, यानी कि अब केवल कंपनी भारत में व्यापार नहीं करेगी, बल्कि अन्य ब्रिटिश नागरिक भी कुछ सीमाओं तक व्यापार कर सकता है, किंतु उसकी चीन के साथ तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार बना रहा, यानी कि अभी भी कंपनी चीन के साथ और अन्य जो पूर्वी देश हैं उनके साथ चाय के व्यापार में एकाधिकार उनका बना रहेगा। कुछ सीमाओं के अधीन ब्रिटिश नागरिकों के लिए भी भारत के साथ व्यापार करने का रास्ता खोल दिया गया, यानी कि व्यापार भारत के साथ अन्य ब्रिटिश नागरिक भी कर सकते हैं जो कि कंपनी का अंग नहीं है। और इसके बाद देखते हैं कि 1813 ईस्वी से पहले, 1813 ईस्वी से पहले भारत में पादरियों को आने की आशा नहीं थी, किंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। अब आता है नेक्स्ट 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी, तो इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब ये कंपनी ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत पर शासन करना इसका मुख्य उद्देश्य रह गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट एक्ट हो जाता है 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, ठीक है। और बम्बई तथा मद्रास की परिषदों को विधि निर्माण करने की शक्तियों को वापस ले लिया गया, और विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य और चौथे सदस्य को शामिल कर लिया गया। विधि सदस्य को चौथे मेंबर के रूप में ऐड कर लिया गया, ठीक है। छठा इसका मुख्य पॉइंट है, भारत में दास प्रथा जो प्रचलित थी उसके विरुद्ध विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया, यानी कि गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, और 1843 ईस्वी में इसका पूर्ण रूप से उन्मूलन कर दिया गया। तो ऐसा हम समझते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं कि 1843 ईस्वी में कानूनन इसको गैर कानूनी घोषित किया गया कि दास प्रथा गैर कानूनी है, दास प्रथा नहीं प्रचलित रहेगी, और 1843 ईस्वी में इसका उन्मूलन किया गया। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया, यानी कि इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। एक ही बजट संपूर्ण देश के लिए होगा, और वो कौन करेगा, तो उसका अधिकार दिया गया गवर्नर जनरल को, ठीक है। भारत के कानूनों का वर्गीकरण किया गया, यानी कि क्लासीफाई किया गया कानून को, और इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की गई। विधि आयोग की नियुक्ति भी इसी लॉ में किया गया। और 1834 ईस्वी में लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। अब ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि प्रथम विधि आयोग के गठन जो किया गया वो किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो लॉर्ड मेकाले। और कौन आदि इसके अध्यक्ष थे, या तो ऐसा पूछ दिया जाए तो लॉर्ड मेकाले। और कब हुई, तो 1834 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम का मुख्य विशेषता है, पहला, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई, यानी कि 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से सर्विस में लेने का व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 ईस्वी में मेकाले समिति की नियुक्ति की गई, ठीक।
ठीक है। और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया, यानी कि कानून बनाने का और उसको एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्थित और प्रशासनिक कार्य के लिए दोनों को अलग अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा जाता है, जो कानून निर्माण से संबंधित होते थे। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता क्या है? तो भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंपा गया। ऐसा क्यों हुआ? तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड में आप जान सकते हैं कि 1857 ईस्वी में जो क्रांतिकारी अभियान हुआ था मंगल पांडे के माध्यम से, तो वो 1857 की क्रांति का इफेक्ट देखते हुए जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो ब्रिटिशर्स है, उसको लगा कि कंपनी के हाथों यदि ये रहेगा तो और डिस्टर्बेंस हो सकता है, कंपनी के खिलाफ बहुत सारी आवाज़ें उठ रही है, तो ऐसे में उन सभी को ध्यान में रखते हुए कंपनी के मतलब के हाथ से वो शासन व्यवस्था ब्रिटिश क्राउन के हाथों में पूरा प्रशासनिक बागडोर यानी कि मूल कंट्रोल उसके हाथों में सौंप दिया गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई और 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। कितने मेंबर्स थे उसमें? तो भारत परिषद का सृजन हुआ जिसमें 15 सदस्य थे। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापार करने के लिए मूलतः भारत में आई थी पहले। तो 8 ब्रिटिश गवर्नमेंट के मेंबर होते थे जो ब्रिटेन में जो होते थे, और 7 कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया, यानी कि ब्रिटेन में जो उनका संसद है वो अब भारत के मामले पर भी पूरा नियंत्रण रखने लगा। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। जो अब तक मुगल सम्राट जो चलता था उनके पद को भी यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। पूरा का पूरा भारत शासन अधिनियम जो ब्रिटिश क्राउन के अंडर गवर्न होने लगा। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो कि द्वैध शासन था, शासन की जो 2 व्यवस्था की गई थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो अब यहाँ पे आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जैसे 2 शासन व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो राजनीतिक मामलों के लिए था, इन दोनों को यहाँ पे ख़त्म करके इस अधिनियम में इसको भंग कर दिया गया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन जाता है। तो 1858 रीजन क्या था? तो आप ध्यान रख सकते हैं कि 1857 की क्रांति हुई और 1857 की क्रांति से ब्रिटिशर्स को, यानी कि जो वहाँ की जो संसद है उनको ये ज्ञात हुआ कि कंपनी के माध्यम से पूरे भारत को कंट्रोल करना संभव नहीं है, और कंपनी के कुछ गलतियों की वजह से पूरा भारत के लोग उनके विरोध में रहते हैं और विरोध में आ जाते हैं, तो इसलिए क्राउन के हाथों में उसको मूव कर दिया गया। अब हम बात करते हैं कि भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव यानी कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई। अब एक राज्य सचिव जो बनाया गया वो यही एक फैक्ट है जो कि एक इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में एक क्वेश्चन बनते हैं कई बार। तो वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या फिर अन्य ब्यौरों के विषय में। ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायसराय किस कानून के माध्यम से बनाया गया? तो 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, जो गवर्नर जनरल जो भारत का था लॉर्ड कैनिंग, वो अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय हुए। यदि एग्जाम पूछा जाए कि भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल वो कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग है, और प्रथम वायसराय भी तो वही हैं, क्योंकि यहीं से गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय पद सृजित किया गया। अब आता है 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम में इसकी विशेषता थी कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया और उसके जो मेंबर्स हैं वो बढ़ाए गए। विभागीय प्रणाली का आरंभ हुआ, और ये किसके द्वारा? तो प्रथम वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने तक होती थी, जो कि 6 महीने के लिए वैलिड होती थी। गवर्नर जनरल को भारत उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में आने की, जो ये कार्यकारिणी का जो विस्तार किया गया था, उसमें गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था। ऐसी व्यवस्था बनाया गया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट को ध्यान रखना है कि 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय
जो राजा हैं, जिसमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए। कौन कौन थे 1862 में? किसको किसको? तो बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया, नॉमिनेट किया गया, उसको मतलब चयन किया गया। और 1873 ईस्वी का अधिनियम नेक्स्ट आता है। इस अधिनियम के द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, यानी कि जब ब्रिटिश चाहेगा, मतलब कि ब्रिटिश संसद चाहे तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि 11 वर्षों बाद, इस कानून के 11 वर्ष बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। फिर है शाही उपाधि अधिनियम 1876। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति हुई और उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया, यानी कि शाही उपाधि अधिनियम जो कि 1876 है वो ये इसके माध्यम से 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया, जो उसमें वहाँ की महारानी थी, उसको भारत की सम्राज्ञी, मतलब एक तरह से यहाँ का मुख्य घोषित किया गया। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, इनडायरेक्ट इलेक्शन वाला जो सिस्टम है उसकी शुरुआत हुई। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय तथा बजट पर बहस करने, कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति भी प्रदान की गई। उसके बाद नेक्स्ट है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। तो 1909 ईस्वी का, इसमें पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी मिली। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता, यानी कि नियम के अनुसार मान्यता दे दी गई और मार्ले मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में जाना जाता है। कि सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक कौन हुए? तो चूँकि इस कानून के माध्यम से ये अधिकार दिया गया और जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, इसलिए इसे लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने और उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कौन सबसे पहले भारत के जो थे कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने? तो प्रथम भारतीय सदस्य बने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और उन्हें विधि सदस्य भी बनाया गया। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया गया। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान रख सकते हैं कि 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। तो इन्हीं के समय में वो 1909 का कानून जो आया, जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक जो चुनाव है उसका जनक भी बताया जाता है। तो वो कौन थे? लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे उस समय, और राज्य सचिव कौन थे? तो लॉर्ड मार्ले उसका भारत के राज्य सचिव थे। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम है, क्योंकि इसके बाद फिर नेक्स्ट कानून आता है जो कि हम आगे की वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।